राम राम मित्रों। 2004 में भारत की जीडीपी थी $721 मिलियन, जो 2014 तक बढ़ के हो गई $2 ट्रिलियन। यानी कि मनमोहन सरकार में हमारे देश की जीडीपी 2 गुना से भी अधिक बढ़ी, लगभग 2.25 गुना इसकी ग्रोथ रही। और उसके बाद आई मोदी सरकार के 10 साल पूरे होने जा रहे हैं और हमारी जीडीपी आज है $3.8 मिलियन, यानी कि 2 गुना से कम ग्रोथ है। मनमोहन सरकार में 2 गुना से अधिक है और ये मोदी सरकार में 2 गुना से कम है। कुल मिला के जो मेरा इस वीडियो का मकसद है कि आफ्टर ऑल वाई मोदी, कांग्रेस की उपलब्धियों को अगर आप देखिए तो RTE to RTI, राइट टू एजुकेशन, यानी कि 5 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की गारंटी, इसको मौलिक अधिकार बनाने का काम अगर किसी ने किया तो वो किया मनमोहन की कांग्रेस सरकार ने। विद इन 2004 टू 2014, 2010 में किसी समय ये लागू हुआ था। RTI, राइट टू एजुकेशन, जिसके दम पे अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि ये जो चुनावी चंदे की धांधली चल रही थी वो धांधली अब नहीं चलेगी और सारी पार्टियों को जो भी चंदे आ रहे हैं वो सार्वजनिक किए जाएंगे चुनाव आयोग के माध्यम से। और कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, यानी जिसको मनरेगा बोलते हैं, ये भी कांग्रेस की देन। यानी कि ऐसे कई सारे कानून जो देश को बदलने वाले कानून थे। इसके साथ साथ मैं ये नहीं भूलना चाहूँगा किसानों के लिए खासकर कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम में जो अमूलचूल परिवर्तन किया गया। इसके पहले जो है सरकारों द्वारा किसानों की भूमि की लूट होती थी। जहाँ तक मुझे जानकारी है किसी जज के सजेशन पे कांग्रेस ने ऐसा किया था। माना जाता है कि किसी जज ने एक टिप्पणी लिखी थी किसी भूमि अधिग्रहण से संबंधित किसी मामले में कि जब किसी किसान की जमीन ली जाती है, जब आप किसी किसान की भूमि अधिग्रहित कर लेते हैं तो आप सिर्फ उसकी जमीन नहीं बल्कि उसकी स्किल को भी अधिग्रहित कर लेते हैं। यानी एक व्यक्ति जिसने किसानी करना सीखा है अपने जीवन के 20-25 सालों में, अचानक एक दिन आप उसकी ज़मीन ले लेते हैं तो आप उसकी सिर्फ ज़मीन की कीमत देने के आपका कर्तव्य नहीं है, आपने उसकी पूरी स्किल ले ली। 40-45 साल 50 साल की उम्र में अगर उसकी ज़मीन ले ली जाए, उसे खेती करने का अवसर न मिले तो वो इंजीनियर डॉक्टर तो बन नहीं पाएगा। इसलिए उस जज ने लिखा था कि किसान की जब हम ज़मीन लेते हैं तो उसकी ज़मीन की ही कीमत नहीं बल्कि उसकी स्किल की कीमत भी हमें देना होगा ताकि वो जीवन पर्यंत आराम से जीवन यापन कर सके। और इसी को आधार बना के कांग्रेस ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम लाया, जिसमें यह निश्चय किया कि जो सर्किल रेट होगा ज़मीन का उसका 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। यानी कोई जमीन अगर आप किसान की ले रहे हैं, उसका सर्किल रेट 1 लाख बिक रहा है तो सरकार उस किसान को उस जमीन की कीमत 4 लाख। मोदी सरकार ने इसको भी तोड़ मरोड़ के इसका तो प्याजा बना दिया है लगभग। और RTI में भी ढेर सारी तोड़ मरोड़ की गई है, इसको भी आप जानते होंगे। अभी जिस मैं मुकदमे की बात कर रहा था जो इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित था, इसमें सरकार का जो पक्ष था वो मतलब कितना शर्मनाक पक्ष हो सकता है एक लोकतंत्र के लिए। सरकार का कहना था कि जनता को ये अधिकार नहीं है कि वो जाने कि राजनीतिक दलों को चंदा कौन दे रहा है, कितना दे रहा है, क्यों दे रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। मोदी सरकार की भी कुछ उपलब्धियां इसमें दो राय नहीं है। मोदी सरकार ने धारा 370 हटाई, जो मैं कहूँगा कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल रही, लगातार भूल रही कि वो 370 को नहीं हटा सकी अपनी वो जो है धर्मनिरपेक्षता की दकियानूस परिभाषा के चलते या फिर वोट के तुष्टीकरण के चलते। और दूसरी एक उपलब्धि जो भाजपा के खाते में बहुत तेजी से जा रही है, राम मंदिर का निर्माण। मैं व्यक्तिगत रूप से राम मंदिर की क्रेडिट भाजपा को आंशिक रूप से ही देता हूँ। ये कानून की एक पूरी प्रक्रिया थी जो दशकों से चल रही थी और वो प्रक्रिया पूरी हुई। बस भाजपा का योगदान इसमें इतना रहा है, मोदी सरकार का इसमें सिर्फ इतना योगदान रहा है कि मोदी सरकार ने रास्ता प्रशस्त किया, अड़चने नहीं डाली। और कांग्रेस सरकार जो थी लगातार इसमें अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते अड़चने डालती रही है
और इस निर्णय को अंतिम मुकाम तक नहीं पहुंचने दिया, और जानबूझ के नहीं पहुंचने दिया मैं कहूँगा। तो ये जो राम मंदिर की उपलब्धि भाजपा की वो आंशिक है, ठीक है। और दूसरी उपलब्धि तो भाजपा सरकार की आप जानते ही हैं, करोड़ों शौचालय इन्होंने दिए हैं और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दे रहे हैं। तो यही 2-3 उपलब्धियां जो सबसे महत्वपूर्ण हैं वो देख रहे हैं। जीडीपी के रेस में भी ये मनमोहन सिंह से पीछे हैं, जीडीपी ग्रोथ की रेस में, आई मीन टू से। और कोई ऐसा कानून भाजपा के राज्य में अभी तक नहीं आया है जिसको आप कहें कि देश बदलने वाला कानून हो। हाँ, आईपीसी सीआरपीसी में एक बदलाव आया है जिसकी मैं तारीफ करता हूँ। ये वेल अवेटेड था, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था हमारे देश में, लेकिन अब जाके हुआ। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि कांग्रेस के इतने अच्छे कार्यों के बाद, कांग्रेस की इतनी उपलब्धियों के बाद, माना जाता है कि मनमोहन सिंह ने जब अटल बिहारी वाजपेयी से सत्ता ली थी तो एक समय ऐसा आया था कि देश के पास सिर्फ कुछ महीने देश को चलाने के लिए भंडार था, जैसा हालात अभी आपने सुना होगा पाकिस्तान का हुआ था। उसके बाद मनमोहन सिंह की जो आर्थिक नीतियां थी, जो कांग्रेस की वो आर्थिक नीतियां थी, वो सोचिए कितनी फ्रूटफुल रही देश के लिए, कि आपकी 721 मिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था 10 सालों में $2 ट्रिलियन की हो गई, और 12वीं रैंक से खिसक के 5वीं रैंक पे आ गई 2014 में। यानी कि 2004 में अर्थव्यवस्था के मामले में हम दुनिया के 195 देशों में 10वें नंबर पे थे, और 2014 में हम आ गए 5वें नंबर पे। और मोदी जी हमें खींच खाच के लाए हैं अभी कहाँ, 4थे नंबर पे, और जो है तीसरे पे ले जाने का वादा करते हैं। यानी कि चौथे और तीसरे में कितना अंतर है ये आप लोगों को जानना चाहिए, और अगर आप लोग समझदार हैं तो जानना चाहिए। कुछ बिलियन का डिफरेंस है, सिर्फ ट्रिलियन का डिफरेंस नहीं है, कुछ बिलियन का डिफरेंस। यानी कि ये बेवकूफ़ बनाने का इससे सुंदर तरीका मैंने दुनिया में नहीं देखा है कि आप चिल्ला चिल्ला के कहें कि मैं देश को इस 5 साल में तीसरी अर्थव्यवस्था बना दूंगा। माय गुडनेस, तीसरी अर्थव्यवस्था तो खुद ब खुद किसी भी रात भारत बन सकता है, बस उतना सा अंतर है, एक सुई के नोक के बराबर चौथे और तीसरे में अंतर है। अगर मोदी जी में सच में साहस होता तो उन्हें कहना चाहिए था कि मैं दूसरी बना दूंगा या पहली बना दूंगा, तब बात समझ में आती कि मोदी जी ने सच में कुछ कमिटमेंट किया है देश के लिए। तो ये तीसरी चौथी का चक्कर जो है ना, ये सिर्फ आपको चूँकि जानकारी नहीं है कि तीसरी अर्थव्यवस्था कितने ट्रिलियन की है और चौथी अर्थव्यवस्था कितने ट्रिलियन की, बिलियन का डिफरेंस है, बस मैं यही कहूँगा। तो यहाँ मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि वाई आफ्टर ऑल मोदी ने कुछ ऐसा चमत्कारी काम नहीं किया इस देश में।